उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट से आज हम आप लोगों को गुंधी बग व राइस बग या राइस गुंधी बग के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछा जा चुका है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8-12 नंबर में आता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे एक लॉन्ग आंसर के तौर पे। तो आइए हम देखते हैं किसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, गुंधी बग और राइस बग। इसके कई नाम हैं, गुंधी बग, राइस बग, गुंधी राइस बग, या इसको लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस के नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। लेप्टोकोराइजा इसका क्या है, इसकी जीनस है और स्पीसीज इसकी वेरिकॉर्निस है, तो इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक पोजीशन डाल देनी है। सिस्टमैटिक कह के पूछेगा नहीं कि आप इसका सिस्टमैटिक पोजीशन भी दीजिए, लेकिन ये रिप्लाई करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन फाइलम क्या है इसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्लास इंसेक्टा है। क्या है, इंसेक्टा। दो चीज़ तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं करनी है। फाइलम जब इसका आर्थ्रोपोडा है तो क्लास इसका इंसेक्टा होगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका हेमिप्टेरा है। क्या है, हेमिप्टेरा है। जीनस क्या है, आपका जीनस क्या है, जीनस आपका लेप्टोकोराइजा है। क्या है, लेप्टोकोराइजा है। क्या है, जीनस इसका लेप्टोकोराइजा है। और स्पीसीज इसकी वेरिकॉर्निस है। स्पीसीज क्या है आपकी, वेरिकॉर्निस। आप इसको 2 से 3 बार अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है हैबिट एंड हैबिटेट, यानी इसका वास स्थान और स्वभाव क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है, तो आइए हम देखते हैं। दिस पेस्ट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। यह पूरे इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, यह पूरी इंडिया में पाया जाता है। पहली लाइन में आपको ये दिखा देना है, यह पूरे इंडिया में पाया जाता है। इन यूपी गुंधी बग, इन यूपी गुंधी बग कॉजेज सेवरल डैमेज टू पैडी क्रॉप। यह पूरे, पहली लाइन में आपको दिखाना है कि यह पूरे इंडिया में पाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में गुंधी बग जो होता है धान की फसल को नुकसान करता है या धान की फसल को हानि पहुंचाता है। आपको ये इतना फर्स्ट लाइन में दिखा देना है। इसके बाद आप लोग को दिखाना है इट मेनली फीड ऑन पैडी बट आल्सो फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, मेज, राई, सुगर कैंड एंड सम ग्रासेस। कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, पहला तो आपको दिखा देना है पूरे इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पे, पूरे इंडिया में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में यह धान की फसल को हानि पहुंचाता है, यह डैमेज करता है। और फिर इसके आगे इट मेनली फीड ऑन द पैडी, या मुख्य रूप से या मुख्यतः धान की फसल पे अपना भोजन लेता है, फीड करता है यानी भोजन लेता है। कहाँ पे, धान की फसल पे। लेकिन बट आल्सो फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, यानी मिलेट पे भी अपनी फीडिंग करता है, मेज पे भी करता है, राई पे करता है, शुगर कैन यानी गन्ने पर भी ये अपनी फीडिंग करता है। और सम ग्रासेस, कुछ ऐसी घासें हैं जिन पर ये अपना भोजन लेता है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है स्ट्रक्चर। क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप लोग को क्या दिखाना है, दिस इज ग्रीन लाइट ब्राउन इन कलर। यह कौन से कलर का होता है, यह जो गुंधी बग होता है, गुंधी बग लाइट यानी हरा, चमकीले हरे कलर और ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ अबाउट 20 mm इन लेंथ। इसका एक साइज बता दिया गया है मैक्सिमम, यह 20 मिलीमीटर लंबा होता है। फिर आपको बता देना है अकॉर्डिंग टू इट्स नेम गुंधी इट इमिट अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीसेंट स्मेल। आप इसको एग्ज़ाम में हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, इसकी लेंथ 20 मिलीमीटर होती है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, अकॉर्डिंग यानी जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। नाम इसका क्या है, गुंधी।
तो ये अपने नाम के अनुसार एक तीखी अनरुचिकर अनप्लीसेंट स्मेल छोड़ता है। तो एक अनरुचिकर ये स्मेल एक छोड़ता है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। नाम क्या है? गुंधी बग। ये गुंधी गांव में नहीं कहते हैं, थोड़ी सी गंध आ रही है, तो उसी प्रकार से एक अनप्लीसेंट अनरुचिकर एक स्मेल छोड़ता है। इसके बाद इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, इसके पास लंबे पैर होते हैं। 4 जॉइंटेड एंटीनी होती है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेंगे इसको। इसके पास लंबे पैर होते हैं। 4 जॉइंटेड एंटीनी, एंटीनी का मतलब श्रृंगिका, इसके पास 4 जॉइंटेड एंटीनी होती हैं। एंड 3 जॉइंटेड टॉर्सी होती हैं। क्या होती हैं? 3 जॉइंटेड टॉर्सी होती हैं। फिर इसके बाद आपको दिखाना है एक नई लाइन से, दे आर वेरी एक्टिव मॉर्निंग एंड इवनिंग हॉर्स। द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल इज स्लाइटली सॉइलन ऑफ द ओपेक्स। अब यहाँ पे ये आपको बताना है, ये जो गुंधी बग होता है ये मॉर्निंग और शाम के समय यानी इवनिंग के समय यह ज़्यादा सक्रिय रहता है। मॉर्निंग में और शाम के समय में आप धान की फसल में एक धान के पौधे से दूसरे धान के पौधे पर इसको उछलते हुए आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है द एब्डोमेन ऑफ फीमेल इज स्लाइटली सॉइलन ऑफ द ओपेक्स। अब यहाँ पे एक आपको डिफरेंट बता दिया गया है मेल और फीमेल में। फीमेल जो होती है, फीमेल का एब्डोमेन थोड़ा सा स्लाइटली यानी सॉइलन यानी फूला हुआ होता है। किस लिए? क्योंकि फीमेल जो होती है उसको एग लेइंग यानी उसको अंडे देने होते हैं। इस वजह से फीमेल का जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, सॉइलन होता है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है लाइफ साइकिल ऑफ गुंधी बग। क्या हेडिंग डालनी है? लाइफ साइकिल ऑफ गुंधी बग। तो लाइफ साइकिल में आपको क्या लिखना है? इट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, यह पूरे साल भर प्रजनन करता रहता है। द एडल्ट फीमेल लेज अबाउट 24 to 30 एग्स इन रो ऑन द लीफ। जो फीमेल होती, जो एडल्ट फीमेल होती है वो 24 से 30 अंडे धान की जो पत्ती होती है उस पर देती है। और कैसे देती है? एक लाइन में। जो एडल्ट फीमेल होती है वो लाइन में धान की पत्ती पर 24 से 30 अंडे देती है। आप इसको अगर इंग्लिश प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप इससे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। फिर इसके बाद ईच रोज मैनी हैव 6 to 20 एग्स। प्रत्येक लाइन में 6 से 20 अंडे होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक लाइन में 6 से 20 अंडे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अंडे का साइज और कलर बता देना है। द एग्स आर ब्लैक ओवल फ्लैटेंड। दीज एग्स आर फिक्स्ड ऑन द लीफ बाय गैमी मैटर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, गैमी मैटर सिक्रीट बाय देम। जो अंडे होते हैं ब्लैक कलर यानी काले कलर के होते हैं, काले होते हैं, और ओवल यानी अंडाकार होते हैं, फ्लैटेंड मतलब चपटे होते हैं। जो ये अंडे होते हैं ये धान की पत्ती पर एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा चिपके रहते हैं, उसी पे फिक्स रहते हैं। जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो गुंधी बग के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके बाद आपको इसका साइज बता देना है। किसका? अंडे का। इट इज़ 1 मिलीमीटर इन लेंथ। अंडे जो होते हैं 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। आफ्टर 6 to 7 डेज यानी 6 से 7 दिन के बाद, आफ्टर 6 to 7 डेज ऑफ लेइंग एग हैच इनटू निम्फ। जो अंडे होते हैं 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 6 से 7 दिन के बाद अंडे जो होते हैं हैच कर निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? निम्फ में बदल जाते हैं। इसके बाद आपको दिखाना है द निम्फ। यहाँ से आप एक नई लाइन बना सकते हैं। द निम्फ आर पेल ग्रीन इन कलर। जो निम्फ होते हैं पेल ग्रीन कलर के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। क्या होते हैं? कलर कैसा होता है निम्फ का? पेल ग्रीन कलर होता है और लंबे होते हैं। एंड अवॉइड ऑफ विंग्स। इनके पास पंख नहीं होते हैं। जब ये पंख नहीं इनके पास होते हैं तो ये उड़ नहीं सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़कर नहीं जा सकते हैं। विद इन 15 to 18 डेज निम्फ ग्रो टू बिकम इन एडल्ट। जो निम्फ होते हैं वो 15 से 18 दिन के अंदर ग्रो करके ये अडल्ट में चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। कितने दिन में?
15 से 18 दिन में निम्फ ग्रो कर करके ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना है किसका, इसका लाइफ साइकिल जो होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ है, क्या है ये लीफ है। यहाँ पे ये जो दिए गए हैं ये अंडे हैं। कैसे हैं अंडे, देखो लाइन में है, एक रो में है, एक लाइन में है। इसके बाद निम्फ 7 से 9 दिन में ये कन्वर्ट होकर निम्फ में चेंज हो जाते हैं और निम्फ ग्रो करके फिर से एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना बहुत ही एग्ज़ाम में आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके नंबर अच्छे से मार्किंग अच्छी होती है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे लिखना है द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट बग इज़ 33 to 35 डेज। जो एडल्ट बग होता है उसका जीवन काल 33 से 35 दिन में कंप्लीट होता है। द निम्फ एंड एडल्ट आर फाउंड क्लस्टर ऑन द पैडी क्रॉप। जो एडल्ट और निम्फ होते हैं ये झुंड में धान की फसल पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, झुंड में पहली बात पाए जाएंगे, एक पास मतलब झुंड बना के पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, धान की फसल पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद आपको बताना है 5 जनरेशन रिकॉर्डेड इन पैडी ग्रोइंग सीजन। जब तक धान की फसल तैयार होती है तब तक इनकी 5 पीढ़ियाँ यानी 5 जनरेशन कंप्लीट हो जाती हैं। फिर इसके बाद द होल लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 4 to 5 वीक्स। इनका जो पूरा जीवन काल होता है 4 से 5 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है, यानी 4 से 5 सप्ताह में इनका जीवन काल पूरा हो जाता है। दिस पेस्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। यह जो गुंधी बग जो होता है, गुंधी बग जो पेस्ट है, ये जुलाई से नवंबर में अपनी संख्या में दुगुलन कर लेता है, यानी अपनी संख्या को ये बढ़ा लेता है। हैवर्नेट्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। ये दिसंबर से फरवरी तक ये शीत निद्रा में पड़ा रहता है या किसी पत्ती के नीचे, पत्ती की निचली सतह पर ये चिपका हुआ पड़ा रहता है। दिसंबर से फरवरी तक काफ़ी ठंडी होती है तो ये किसी पत्ती की निचली सतह पर ये छिपा हुआ पड़ा रहता है। एंड फीड ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून। और शीत निद्रा के बाद ये मार्च से जून तक जो घासें जो होती हैं, घास जो होती है उस पर ये अपना भोजन लेता रहता है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है डैमेज, यानी ये फसल को क्या नुकसान करता है, तो आपको डैमेज बताना है। तो डैमेज में आपको क्या लिखना है, दिस इज मेजर पेस्ट ऑफ राइस एंड अटैक द पैडी फील्ड ऑफ द मिल्की स्टेज। ये कहाँ से, मुख्य रूप से किसका पेस्ट है, मुख्य रूप से ये धान की फसल का पेस्ट है, जो कि इस पे निम्फ एंड अडल्ट जो होते हैं मिल्की स्टेज में, जब धान का फसल जो होती है, धान की फसल में जैसे कि चावल जो होता है वो चावल एकदम से ही दाना नहीं बनता है। चावल बनने से पहले एक मिल्की स्टेज होती है, यानी दुग्धा अवस्था होती है। उसमें एक द्रव पदार्थ होता है दूध के जैसा, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी से वो चावल का दाना बनता है। तो वो जो द्रव होता है उसको निम्फ एंड अडल्ट जो होते हैं दोनों मिल करके सक कर लेते हैं, जिससे वो धान का दाना यानी चावल का दाना जो होता है वो नहीं बन पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है, फसल में काफ़ी हानि होती है। तो क्या बताया गया है, दिस इज मेजर पेस्ट ऑफ द राइस अटैक द पैडी फील्ड ऑफ द मिल्की स्टेज। द निम्फ एंड अडल्ट सक द जूस फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन। जिससे दाने डेवलप हो रहे होते हैं, जिस द्रव से, उस द्रव को निम्फ एंड अडल्ट दोनों मिलकर के सक कर लेते हैं, जिससे धान का दाना नहीं बन पाता है। इसके बाद आपको क्या दिखाना है, इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसका नियंत्रण क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, सबसे फर्स्ट मेथड ये है, द ई-ग्रेटिंग फील्ड द क्रूड ऑयल शुड बी स्प्रे बीच फ्रॉम थिन लेयर डैट किलिंग द निम्फ एंड अडल्ट। जैसे कि धान की फसल जो उगाई जाती है, सबसे पहले धान की फसल उगाने के लिए खेत में पानी भर के जुताई की जाती है। तो जो निम्फ एंड अडल्ट होते हैं वो मिट्टी में दबे पड़े रहते हैं। जब पानी खेत में भर दिया जाता है तो उस पर
कच्चे ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए धान लगाने से पहले। तो उससे कच्चा तेल जैसे कि हम लोग स्प्रे कर देंगे तब उस पर एक पतली लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से निम्फ एंड एडल्ट जो होते हैं रिस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो किल कर जाते हैं या मर जाते हैं। सेकेंड मेथड क्या है आपका? सेकेंड मेथड, द पेस्ट शुड बी अट्रैक्ट बाय लाइट एंड ट्रॉप डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे पेस्ट होगा, आप सही कर लेंगे इसको। जो गुंधी बग होती है, गुंधी बग और निम्फ जो होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं जो लाइट से आकर्षित होते हैं, लाइट की ओर ज़्यादा भागते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा करने में आपको मज़ा भी आ सकता है। आप खेत में 2 या 3 लाइटें लगा सकते हैं, जिससे जो निम्फ एंड अडल्ट जो होंगे लाइट की ओर आकर्षित होंगे। आप उनको पकड़ करके या किसी स्प्रे के द्वारा उनको आप किल कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड में आपको ये लिखना है, विल ग्रासेस, यहाँ पे ग्रासेस होगा, विल ग्रासेस शुड बी रिमूव फ्रॉम द पैडी ग्रोइंग एरिया। जिस एरिया में आप धान की फसल को उगाना चाहते हैं या जो उगाते हैं, उस एरिया से जो जंगली घासें हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, उनको आप हटा दीजिए। जो धान की फसल जब नहीं होती है, जब आपने अभी पहले पढ़ा, ये कहाँ पे अपना भोजन ले रहा था? घास पे ले रहा था। जब आप घास को, जंगली घासों को वहाँ से हटा देंगे तो ये अपना फीड नहीं कर पाएगा, भोजन ना मिलने की वजह से ये किल कर जाएंगे। तो थर्ड मेथड ये हो गया। लास्ट मेथड आपका है फोर्थ। इसमें आपको क्या करना है, 0.5% BHC डस्ट शुड बी स्प्रेड बिफोर फ्लावरिंग। जब धान की फसल में फ्लावर जब आता है, जब फूल की अवस्था जब होती है, उस समय आपको 0.25% BHC डस्टिंग कर देनी चाहिए। BHC का मतलब ये है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का आप 0.25% बेंजीन हेक्साक्लोराइड की डस्टिंग कर दें, आप उसका छिड़काव कर दें। कब? जब फ्लावरिंग अवस्था हो, जब फ्लावरिंग स्टेज हो, उस समय आप इसका स्प्रे कर दें, जिससे वो मर जाएंगे या किल कर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो आप देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।